वन रैंक वन पेंशन पर मोदी सरकार की धोखेबाजी आज फिर उजागर हो गई। सुबह से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं, पर मनमाने ढंग से 30 लाख सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन को कमजोर कर मोदी सरकार ने देश के सेवा करने वाले सैनिकों को धोखा दिया है। कपटी मोदी सरकार का देश की आंख में धूल झोंकने वाला ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकार ने 26 फरवरी 2014 को इस आदेश से पूरे देश में 30 लाख सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू की थी, पर मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे खत्म कर दिया। और मैं 5 बिंदुओं में देश के सामने वन रैंक वन पेंशन की मोदी सरकार की झूठ को बताऊंगा। पहला, साल 2004 से 2012 के बीच में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने 3 अवसरों पर भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि की, जिनसे 7,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमारे 30 लाख सैनिकों को मिला। 17 फरवरी 2014 को संसद में बजट के दौरान कांग्रेस के यूपीए के उस समय के वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पी चिदम्बरम जी और ए.के. एंटनी जी ने वन रैंक वन पेंशन देने की घोषणा की। 26 फरवरी 2014 को कांग्रेस यूपीए सरकार ने यह आदेश जारी किया और हमारे 30 लाख सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन की मांग को स्वीकारा। कांग्रेस यूपीए द्वारा दिए गए वन रैंक वन पेंशन का क्या मतलब है? सशस्त्र बलों में यानी सेनाओं में एक समान समय तक सेवा करने के बाद एक ही रैंक से रिटायर होने वाले सभी फौजियों को, सैनिकों को एक समान पेंशन दी जाए, फिर चाहे उनकी रिटायरमेंट की तारीख अलग अलग ही क्यों ना हो। ये वो एनोमली थी जो हमने दूर की। और भविष्य में भी मिलने वाली पेंशन वृद्धि जो है उसका स्वयं फायदा पुराने पेंशन ग्रहियों को भी मिले, यानी बाद में अगर बढ़ गई तो बाद वाली वृद्धि का फायदा भी पेंशन लेने वाले सैनिकों को हो। इसको पूरे सैनिकों ने स्वीकार किया। हमने इस फॉर्मूला को विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन पर भी लागू किया, पर मोदी सरकार ने 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश निकाला और इस नए आदेश से सेना में सेवा करने वाले 30 से 40% लोगों को वन रैंक वन पेंशन डिनाई कर दी गई, उनसे यह अधिकार छीन लिया गया। कारण, इस 7 नवंबर 2015 के मोदी सरकार के आदेश के मुताबिक यदि आप स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति ले लेंगे, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेंगे, तो आपको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगी। उसकी क्लॉज 4 मैं दोबारा पढ़कर बताता हूं। उसमें कहा गया, मोदी जी ने, personnel who opt to get discharged henceforth on their own request from army or navy or air force will not be entitled to the benefits of OROP। यही नहीं, 5वां पहलू यह है कि मोदी सरकार ने शर्त लगा दी कि पेंशन का रिव्यू हर 5 साल के बाद होगा। हमारे सैनिकों की मांग थी कि ये 1 साल के अंदर अंदर हो। कारण बड़ा स्पष्ट है। पहले साल अगर आप रिटायर हुए तो आपको अगर 1 लाख रुपया पेंशन मिली, इतनी देर में डीए इत्यादि जुड़ गया, अगले साल के रिटायरी को 1,15,000 मिली, उससे अगले साल 1,20,000 मिली। तो 5 साल तक पहले साल वाला रिटायरी उस 5वें साल तक की वृद्धि का भागीदार नहीं होगा, उसे नहीं मिलेगी।
मोदी जी ने मुंह ज़बानी उस समय कहा कि 5 साल में करेंगे और वो लिखित आदेश जारी ही नहीं किया। यानी अब ये 10 साल बाद रिव्यू होगा, तो 10 साल तक 1 रैंक 10 पेंशन होगी, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होगी, क्योंकि 10 साल के जो रिटायरी होंगे उन्हें अलग अलग साल की अलग अलग पेंशन मिलती रहेगी। इससे बड़ी जाति हो क्या सकती है। पर राजनाथ जी और अमित शाह जी इस पर ट्वीट नहीं करेंगे। और छठा, जो जिसकी हमने कल चर्चा की थी, मोदी सरकार का 29 अक्टूबर 2020 की जो प्रस्तावना है, जिसमें हमारे सैन्य अधिकारियों की 20 साल की रिटायरमेंट पर आधी पेंशन काट ली जाएगी, अब वो अगर लागू कर दिया गया तो फिर 1 रैंक 1 पेंशन खत्म हो जाएगी, वो मिलेगी ही नहीं। जब आपकी पेंशन ही आधी हो जाएगी तो 1 रैंक 1 पेंशन कहां से मिलेगी। फिर तो अलग अलग डेट पर रिटायरमेंट होने वाले अधिकारियों को, सेना के लोगों को अलग अलग पेंशन मिलेगी। 30 लाख सैनिकों से धोखा करने की बजाय मोदी सरकार को कांग्रेस यूपीए सरकार का 26 फरवरी 2014 का आदेश लागू करना चाहिए और 1 अप्रैल 2014 से सेना में एक समान सेवा करने वाले और एक ही रैंक से रिटायर करने वाले सभी सैनिकों को एक समान पेंशन दी जाए। I will say it very briefly in English and then I'll take your questions. Once again, the betrayal of India's soldiers and veterans, our Army, Navy and Air Force personnel by the Modi government stands exposed. Since today morning, the Raksha Mantri Rajnath Singh ji and Home Minister Amit Shah ji are in top gear trying to take credit for 1 rank 1 pension being given, which actually has been denied to 30 lakh personnel of the armed forces. It is a conspiracy of the Bharatiya Janata Party to dupe and deceive the members of our armed forces, which is unacceptable to the nation. The truth is that Modi government has not implemented 1 rank 1 pension till today. 1 rank 1 pension formula was accepted by the Congress party and an order in writing was issued on 26th of February 2014, which is this order which we are releasing. But Modi government diluted and finished this order. There are 4 or 5 issues in this. Between 2004, firstly, between 2004 to 2012, UPA government increased the pension of our armed forces personnel on 3 separate occasions, trying to settle the anomalies, and 7,000 crore additional were given in the hands of our armed forces personnel. The demand for 1 rank 1 pension continued. That's why, secondly, on the 17th of February 2014, on the floor of the Parliament, Finance Minister, the then Finance Minister Mr. P. Chidambaram and the then Defence Minister Shri A.K. Antony proceeded to announce grant of 1 rank 1 pension. Thirdly, on 26 February 2014, Congress UPA government issued this order granting 1 rank 1 pension. It means that any army, Air Force or Navy personnel giving the same number of years of service and retiring in the same rank will get the same pension irrespective of the date of retirement. Congress party also extended this benefit to disability and widow pension. Fourthly, Modi government on 7th of November 2015, after assuming power in May 2014, proceeded to dilute and deny OROP 1 rank 1 pension to 30 to 40% personnel by imposing a condition that any
any armed forces personnel who sought premature retirement on completion of 20 years of service will not get OROP. Modi ji knows very well that almost all Jawans and large number of officers seek premature retirement on 20 years of service and get full pension. And they said that any personnel who opt to be discharged from Army, Navy or Air Force will not get OROP if it is voluntary retirement. No, fifthly, not only this, Modi government also imposed a condition of review of pension instead of yearly after every 5 years. That means for 5 years, every personnel retiring in a particular year will get different pension from the personnel retiring in the next year, that is second year or third or fourth or fifth. It became one rank 5 pensions. Now they seem to have gone back on that understanding also, which was never recorded in writing. Now it will be reviewed after 10 years. It will become one rank 10 pensions. And lastly and sixthly, the proposal of 29th October 2020, whereby pension of the armed forces officers is being cut by 50%, and their family pension will also then consequently will be cut by rest 50, that is 25%, will completely finish the obligation of OROP. If you will not get pension, then how will you get one rank 1 pension? Because some will get half pension, some will get below that, some will get 70% pension, someone will get 80% pension, and very few 10% will get 100%. So how will you get one rank 1 pension? Actually, the letter of 29th October 2020 is a ploy to abolish one rank 1 pension in the country altogether. Congress party stands in solidarity with 30 lakh personnel of our armed forces, and we will not permit this dilution of the rights of those who serve their motherland day in and day out. We demand that one rank 1 pension be given in accordance with the UPA Congress government's order of 26 February 2014 and the BJP Modi government's order of 29th October 2020 seeking to completely abolish OROP be withdrawn forthwith. Thank you. Any questions you're welcome to ask. सर पहले बोला उसको कागजों में नहीं दिया, तो 10 साल के बाद कहां से आई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो जिस प्रपोजल का आप लोग जिक्र कर रहे हैं वो तो अभी लागू हुआ नहीं। साथ ही हम 10 साल के बाद ऑटोमेटिक रिव्यू है, ये पहले से ही प्रस्तावित है। सरकार ने ये कहा था मोदी जी ने कि उसे कम करके 5 करेंगे। हमारे 30 लाख सैनिक सदैव उसे हर साल रिव्यू मांगते हैं। कारण मैंने बताया, एक रिटायरी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की पेंशन 1 लाख रुपया है, अगले साल जो रिटायर हुआ उसकी 1,10,000 है, उससे अगले साल 1,20,000 है। तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग पेंशन मिलेगी। अगर आप रिटायर हुए तो वो 1 रैंक 1 पेंशन कैसे हुई? वो 1 रैंक 5 पेंशन बन जाती। पर अब 5 साल के वादे से भी मोदी जी मुकर गए हैं, तो इसलिए वो 1 रैंक 10 पेंशन हो जाएगी। और जहां तक 29 अक्टूबर 2020 के प्रस्तावना का प्रश्न है, मैंने खुद ही कहा कि ये प्रस्तावित है और ये प्रस्ताव मोदी जी ने दिया है, उनके रक्षा मंत्रालय ने दिया है। इसको वापस लिया जाए क्योंकि ये सेना विरोधी प्रस्ताव है। नामांतरण के कई मुद्दे आते रहे हैं और इसको लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को अब देखना चाहिए और ऐसे ही जुड़ा हुआ मामला अब अलवर में भी आया। भारतीय जनता पार्टी का ध्यान केवल मुद्दों को भटकाने का है। उन्होंने ये भरसक प्रयास बिहार के चुनाव में किया और वहां कामयाब नहीं हुए। वहां भी रोटी और रोजगार, वहां भी उद्योग धंधे और फसल के दाम, वो मुद्दे बने। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन क्या है, जो पिछले 48 से 72 घंटे से चल रहा है, वो देश के 30 लाख सैनिकों के साथ जो धोखा हो रहा है,
ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर राजनाथ जी, अमित शाह जी, गिरिराज जी चुप क्यों हैं? उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। When they are trying to stay silent on this entire matter of OROP, where they are very surreptitiously trying to wipe this off and abolish it, do you think it exposes the duplicity of the government? That's my first question to you, sir. Modi government is deceiving the armed forces personnel. Modi government is denigrating the honor and livelihood of our brave soldiers who sacrifice their lives, who make the supreme sacrifice and defend the motherland day in and day out. Modi government is harming economically the honor of our armed forces personnel. This shows the deception, the duplicity that Modi government is perpetuating while seeking votes in the name of our army, our air force, our navy. But when it comes to giving them the requisite benefit, Modi ji is backtracking. If Prime Minister can buy a aeroplane worth 8,000 crore for himself, if Prime Minister can spend 7,000 crores on advertisements eulogizing himself, then why cannot the Prime Minister give full pension and one rank, one pension to those who serve India, who serve our motherland? That's the moot question. मोदी सरकार देश के सैनिकों से धोखा कर रही है। मोदी सरकार देश के सैनिकों के आर्थिक हितों पर हमला कर उनका अनादर कर रही है। मोदी सरकार देश के सैनिकों का अधिकार और निवाला रोजी रोटी छीनने का कुत्सित प्रयास कर रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का जहाज खुद के लिए खरीद सकते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री खुद की फोटो के इश्तिहार 7,000 करोड़ के छपवा सकते हैं, तो देश के सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन से वंचित क्यों किया जा रहा है? देश के सैनिकों की पेंशन और सैन्य अधिकारियों की पेंशन क्यों काटी जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन और मोदी सरकार के दोहरे चरित्र का परिचायक है। The NDA are ahead with the Modi government's popularity. How do you assess this so far, sir? Well, Bihar, we are confident that Bihar has voted for change, and Bihar will vote for change. The same exit polls showed that Congress will get 17 seats in the adjoining state of Chhattisgarh, and BJP will get probably 3/4 majority. But the reverse happened. Exit polls are interesting, for they give some livelihood to some people who execute such polls on a sample of 20, 30, 40, 50,000. But at the end of the day, people speak. People have spoken in the first two phases. The third phase polling is going on. We are more than confident that Bihar has voted for change. Bihar wants the issues of and the government that gives employment, gives MSP to farmers, ensures new industry comes into Bihar, ensures that education and health, which are on the back burner, become the center point of governance, and that's why Bihar is voting for change. उसमें आपको पीछे दिखाया जा रहा है, लेकिन आप लगातार जो रैलियां कर रहे थे उसमें भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, क्या वो मतों में परिवर्तित होगी? बिहार में बदलाव की बयार है। बिहार ने बदलाव के लिए पहले 2 चरणों में मत दिया है और तीसरे चरण का उत्साही तरीके से मतदान जारी है। एग्जिट पोल अभी आए नहीं है, पर एग्जिट पोल रुचिकर होते हैं क्योंकि वो 30, 40, 50 हज़ार का सैंपल है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि पड़ोस के छत्तीसगढ़ में भी इन्हीं एग्जिट पोल ने भाजपा को 3/4 बहुमत दिया था और वो 15-16 सीटों पर सिमट गई। इसलिए आज और एग्जिट पोल से मोदी जी और भाजपा को खुश हो जाने दीजिए। मैंने तो देखे भी नहीं, क्योंकि अभी तक वो आ नहीं सकते। जब तक वोटिंग बंद नहीं होगी, कानून ये है कि एग्जिट पोल आएंगे नहीं। पर एग्जिट पोल कुछ भी दिखाएं, बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया है।
बिहार ने रोटी और रोजगार के लिए वोट दिया है, बिहार ने फसल की कीमत के लिए वोट दिया है, बिहार ने नए उद्योग धंधों के लिए वोट दिया है और बिहार ने एक नई तेज युवा सरकार के लिए वोट दिया है। हमें विश्वास है कि जिस दिन नतीजे आएंगे, बिहार की जनता का निर्णय पूरे देश को पता चल जाएगा। धन्यवाद। याद नहीं है, जो विपक्ष फिगर दे रहा है कि 46 लोगों की मौत हो गई है, वो कह रहे हैं कि संख्या कम है, लेकिन फिर भी एक उजागर होती सच्चाई सामने है। आदरणीय साथी, हरियाणा में खासतौर से सोनीपत जिले में शराब माफिया और जहरीली शराब की बिक्री सर चढ़कर बोल रही है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 46 लोग मर गए? समाचार पत्रों ने उनमें से कल तक मरने वाले 32 लोगों के तो नाम भी छाप दिए। उनके घरों पर जाकर सरकार वेरीफाई कर सकती थी, पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विधानसभा में झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। शराब माफिया ने लॉकडाउन में किस प्रकार का नंगा नाच हरियाणा में किया, ये पूरे हरियाणा ने देखा। खट्टर साहब ने कोई जांच नहीं करवाई और जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव जांच की रिपोर्ट ने भी एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग और खट्टर सरकार को बेनकाब कर दिया, करोड़ों बोतलों का हेरफेर दिखा दिया, तो खट्टर साहब ने एफआईआर दर्ज करवाने की बजाय उसे बस्ते में बंद कर दिया। आदरणीय खट्टर साहब, अपनी निंद्रा से जागिए और 3 काम करिए। नंबर 1, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो जिम्मेवार हैं, उन्हें बर्खास्त कीजिए। नंबर 2, जो 46 लोग मरे हैं उनके परिवारों को मुआवजा दीजिए। नंबर 3, मारने वाले, कत्ल करने वाले उन सारे शराब माफिया के लोगों और उनके मित्र अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, वरना यह साबित हो जाएगा कि शराब माफिया और खट्टर सरकार का अटूट गठजोड़ है। धन्यवाद।